गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री राम टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं विनोद निमरौट आप लोगों के सामने वापस से डीसी मशीन का डीसी जनरेटर टॉपिक लेकर वापस से उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने जो पिछले वीडियोज़ पढ़े हैं, पिछले वीडियोज़ में जो आप लोगों को पढ़ाया गया है, उसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज देखेंगे कि डीसी जनरेटर के जो टाइप्स हैं, अर्थात डीसी जनरेटर के जो प्रकार हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। उन जनरेटरों के बारे में, उन टाइप्स के बारे में मैंने कल थोड़ा डिस्कस किया, कितने प्रकार के होते हैं ये बताया, लेकिन प्रत्येक जनरेटर के बारे में डीपली पढ़ना हमें अब अनिवार्य है। इसलिए हम एक एक प्रकार के जनरेटर को उठा के लेके चलेंगे, जिनके यूजेज वगैरह के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, कल हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा सेपरेटली एक्साइटिंग जनरेटर, जिसे कहते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर, जिसमें आप लोगों को बताया गया कि इस प्रकार के जनरेटरों को फील्ड वाइंडिंग को किसी आउटर सोर्स मतलब बाहरी स्रोत द्वारा, जैसे कि बैटरी, डीसी शंट जनरेटर, जिस स्रोत के द्वारा फील्ड वाइंडिंग को विद्युत धारा दी जाती है या एक्साइटिंग करंट दी जाती है, उस स्रोत को कहा जाता है एक्साइटर। क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्तेजक। तो कभी आप लोगों से ऐसा पूछ लिया जाए कि उत्तेजक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो आप लोग क्या कहोगे? या तो बैटरी का प्रयोग करेंगे या फिर डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग करेंगे। क्यों? उसके पीछे एक रीजन है। हम लोगों को एक्साइटिंग करंट या एक्साइटिंग वोल्टेज जो चाहिए होता है, वो स्थिर वोल्टेज चाहिए होता है और स्थिर करंट चाहिए होता है, ताकि स्थिर फ्लक्स उत्पन्न हो सके। तो स्थिर वोल्टेज या स्थिर करंट जो हम लोगों को प्राप्त होता है, वो या तो बैटरी से प्राप्त होता है या फिर डीसी शंट जनरेटर जो होता है वो भी एक कांस्टेंट वोल्टेज अर्थात स्थिर वोल्टेज प्रदान करता है, नो लोड से फुल लोड तक। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए इन दोनों चीज़ों का प्रयोग एक्साइटर के रूप में करते हैं। एक्साइटर क्या होता है, समझ में आया कुछ बात? एक्साइटर उसे कहा जाता है जो किसी डीसी जनरेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग को विद्युत धारा देकर फ्लक्स उत्पन्न कराने में सहायक होता है, उसे ही हम एक्साइटर कहते हैं या उत्तेजक कहते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आगे मैं उसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम लोग। दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हुए देखेंगे। आज कल सेपरेटली एक्साइटिंग जनरेटर मतलब पृथक उत्तेजित जनरेटर के बारे में बात किया। आज हम बात करेंगे सेल्फ एक्साइटिंग जनरेटर, मतलब कि स्व उत्तेजित जनरेटर हैं। स्व उत्तेजित जनरेटर। दोस्तों, पढ़ाने से पहले मैं कुछ बात कहना चाहता हूं आप लोगों से। क्लासेज के अंदर जब स्टूडेंट्स, जो बच्चे मेरे से पढ़ के गए हैं, जो अभी इस वीडियोज को देख रहे हैं, उनको सबको पता है कि क्लासेज के अंदर जब स्ट्रेंथ होती थी तो एनर्जी डबल या ट्रिपल हो जाती थी पढ़ाने की। जहाँ पर टीचर्स माइक का प्रयोग करके पढ़ाते हैं, वहाँ पर विदाउट माइक ही मैं पढ़ा देता था। और वो पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिव थिंक जिसके बारे में मैं कल आपसे भी बात कर रहा था, वो पॉजिटिव थिंक अगर आती है तो कोई हार्ड टॉपिक होता है उसको भी बहुत इजी ढंग से समझा सकते हैं। लेकिन अभी आप लोगों के सामने जो हूँ मैं, वो कैमरे के सामने हूँ। अब कैसे पॉजिटिव थिंक आए? सिर्फ कैमरा मेरे सामने है, पॉजिटिव सोच कैसे आए? तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोग कितने ट्रैफिक है इस पर या कितने लाइव आ रहे हैं, ये चीज़ देखकर, या कितने सब्सक्राइबर आप बढ़ा रहे हो आप लोग, ये चीज़ देखकर एक पॉजिटिविटी आती है। तो विद्यार्थियों, मुझे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अगर एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए आप लोगों को मेरे अंदर,
तो आप लोगों को पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट आपके सपोर्ट मैं कुछ नहीं हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि आपका प्यार, आपका विश्वास, आपका भरोसा मेरे ऊपर है। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रदान कर रहा हूँ। दोस्तों, वेस्ट से वेस्ट क्वालिटी जो एग्जामिनेशन का लेवल है वो उस लेवल तक पूरे पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप लोग, अच्छा ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि मैं आपको बेस्ट क्वालिटी प्रदान कर रहा हूँ, बेस्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएं और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को सफल बनाएं, जो आपके सहयोग के बगैर नहीं बन सकता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर स्टार्ट हुआ है तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप लोगों को उस ऊंचाइयों तक ले जाना है जिन ऊंचाइयों तक आप श्री राम टेक्निकल क्लासेज को ले गए थे। उसी ऊंचाइयों तक ये डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आप लोगों को उसी ऊंचाइयों तक ले जाना है। जितने सिलेक्शन आप लोग ऑफलाइन क्लासेजों में देते थे, मैं नहीं देता था, आपकी ही देते थे, क्योंकि मेरे तो सिर्फ गाइडेंस होती थी। वही सिलेक्शन देने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। किस तरह से सिलेक्शन होंगे आप लोग पूरी क्लासेस देखें। मैं कई बार देखता हूं कि विद्यार्थी 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वीडियो देखते हैं और मोबाइल को ऑफ कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है, नहीं तो आगे वाले टॉपिक को जब पढ़ोगे तो वो समझ में आना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं डीसी मशीन पढ़ा रहा हूँ, अभी बेसिक नहीं पढ़ा रहा या जीके नहीं पढ़ा रहा जो कहीं से समझ में आ जाएगी। एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के ऊपर लिंक करता है। हम लोग बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा, अभी टाइप पढ़े, अभी उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम लोग करेंगे, सवाल वगैरह भी आप लोगों के सामने करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अभी हम लोग आते हैं सेल्फ उत्तेजित जनित्र पर, पढ़ाई पर आते हैं। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर या स्व उत्तेजित जनित्र एक ऐसा जनित्र होता है जो किसी बाहरी स्रोत से ऊर्जा नहीं लेता है, खुद के द्वारा जो डेवलप की गई है, खुद के द्वारा जो उत्पन्न की गई है। कई बच्चों की कल शिकायत थी, सर इंग्लिश का प्रयोग कम करो। मैं दोनों लैंग्वेज में आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, इंग्लिश भी और हिंदी भी। तो आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि वो हिंदी वाली लैंग्वेज आपको कैचअप करनी है। दोनों में इसलिए बोलना अनिवार्य है क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में इंग्लिश वर्ड हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है, इसलिए बोलना अनिवार्य होता है। दोस्तों समझ रहे हैं? फिर आप लोग ये कहोगे कि सर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठ के आया, आपका पूरा हम लोगों को लेसन याद है फिर भी क्वेश्चन कहाँ से आया, क्योंकि वो क्वेश्चन हो सकता है इंग्लिश में, इंग्लिश वर्ड ही हिंदी लैंग्वेज में लिखा हो। तो दोस्तों आजकल जो क्वेश्चन का लेवल है, प्रश्न का जो लेवल है, उसको हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। इसलिए दोनों वर्ड से अगर याद रखोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी का मैं आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड्स आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। देखो दोस्तों, सेल्फ एक्साइटिंग जनरेटर हिंदी में इंग्लिश में बोला है, जिसे हिंदी में कहते हैं स्व। सेल्फ मतलब स्व, एक्साइटेड मतलब उत्तेजित, जनरेटर मतलब जनित्र। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, ऐसे जनरेटरों को किसी बाहरी स्रोत द्वारा विद्युत धारा नहीं दी जाती, ये खुद के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उससे ही अपनी फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करते हैं। लेकिन इस सेल्फ एक्साइटिंग जनरेटरों में हम लोगों को पता होना चाहिए, कल मैंने समझा था, ऐसे 2 भागों में बांट दिया गया है दोस्तों। पहला हमारा जो होता है वो होता है स्थायी चुंबक प्रकार। क्या होता है दोस्तों? स्थायी चुंबक प्रकार जनित्र। दोस्तों स्थायी चुंबक प्रकार जनित्र होता है, अर्थात इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट टाइप जनरेटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? परमानेंट मैग्नेट टाइप जनरेटर। ध्यान रखना, स्थायी चुंबक प्रकार जनित्र। इस प्रकार के जनरेटरों में स्थायी मैग्नेट का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से ये एक मैग्नेट का एन पोल है, सपोज कर लो, ये दूसरे इसी मैग्नेट का दूसरा एस पोल है। 2 पोल्स के मध्य में
आप लोगों ने आर्मेचर को रखा, ये आर्मेचर को किसी प्राइम मूवर द्वारा रोटेट किया जा रहा है, किसी प्राइम मूवर द्वारा इस आर्मेचर को घुमाया जा रहा है। प्राइम मूवर क्या हो सकता है दोस्तों, मैंने कल समझाया था, हिंदी में बोला जाता है प्राइम मूवर को प्रथम चालक। क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रथम चालक। प्रथम चालक क्या होता है, जो आर्मेचर को घुमाने का कार्य करता है। आर्मेचर को घुमाने का कार्य कौन करता है, या तो टरबाइन करेगी या आप किसी इंजन का प्रयोग करोगे। अरे आप लोगों ने घरों पर भी देखा होगा, ट्रैक्टर से जनरेटर चलाते हैं हम लोग, तो वो ट्रैक्टर ही प्राइम मूवर है। इंजन से आप लोग अगर किसी मोटर को या किसी जनरेटर को चला रहे हो तो वो इंजन ही प्राइम मूवर है। टरबाइन से चला रहे हो वो टरबाइन ही प्राइम मूवर है, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रथम चालक। क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रथम चालक अर्थात प्राइम मूवर। अगर मैं प्राइम मूवर की बात करूं, प्राइम मूवर अर्थात प्रथम चालक, प्रथम चालक जिसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो आपको पता है अच्छी तरह से, जब ये प्राइम मूवर द्वारा आर्मेचर घूमने लगेगा तो यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है वो फ्लक्स को काटेगा। ये जो फ्लक्स एन से एस की तरफ निकलेगा उस फ्लक्स को ये आर्मेचर अपने कंडक्टर्स द्वारा काटेगा। तो आर्मेचर के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों, ईजी। क्या उत्पन्न हो जाएगा, ईजी। ये क्या है, मैग्नेट फ्लक्स। क्या है दोस्तों, मैग्नेट फ्लक्स, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। किसी को कोई दिक्कत, चुंबकीय फ्लक्स। अब बताओ आप लोग, कोई फ्लक्स के बीच में कोई आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर में क्या कंडक्टर्स हैं बहुत सारे, और कंडक्टर्स क्या करेंगे, उस फ्लक्स को काटेंगे। तो इसके अंदर जो ईएमएफ डेवलप होगा वो ईएमएफ कितना होगा। मैं आप लोगों से क्यों पूछता हूँ बार बार, इसलिए पूछता हूँ कि जो पीछे पढ़ाया है वही यूज आ रहा है यहाँ पर। उसी चीज़ को अगर बोलोगे आप लोग, बताओगे, तो आप लोग क्या करोगे, वो उसको रिवाइज करोगे और वो ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद हो जाएगा। तो कितना होगा दोस्तों बताओ, ईजी। मैं पढ़ा चुका हूँ, फाई जेड एन पी अपॉन 60A। ये आप लोगों का क्या उत्पन्न होगा, ईजी, जो कहाँ जनरेट होगा, इस जनरेटर के अंदर होगा या नहीं होगा दोस्तों। ये जनरेटर के अंदर जब ईजी जनरेट होगा तो आप लोग क्या देखेंगे कि वहाँ से अगर आप लोग लोड कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर कोई लोड कनेक्ट करेंगे, लोड मतलब कि जहाँ पर विद्युत धारा को आप लोगों को यूज करना है, वो ट्यूबलाइट हो सकती है, वो मोटर हो सकती है, वो फैन हो सकता है, वो लोड है। जो हम लोग उपकरण लगाते हैं वही क्या है, लोड है। तो यहाँ से आप लोगों को जो ईजी उत्पन्न होगा, ईजी से यहाँ पर करंट फ्लो होने लगेगी। जो आई है आर्मेचर में जो करंट प्रवाहित होगी वही करंट कहाँ मिलेगी आप लोगों को दोस्तों, लोड पर। कहाँ मिलेगी, लोड पर मिलेगी, ध्यान रखना। कहाँ पर मिलेगी दोस्तों, लोड पर मिलेगी। यहाँ पर कोई फील्ड वाइंडिंग नहीं होती, परमानेंट मैग्नेट होते हैं, तो उनसे फ्लक्स स्थिर रहता है हमेशा। क्योंकि ऐसा तय नहीं, लोड बढ़ाएंगे तो जो मैग्नेट है उसकी पावर बढ़ जाएगी, वो तो जितना मैग्नेट है उतना ही बड़ा रहेगा और उतना ही उसके अंदर से फ्लक्स निकलेगा। और फ्लक्स जब स्थिर रहेगा, देखो फ्लक्स स्थिर रहेगा, जेड तो कंडक्टर की संख्या कम ज़्यादा नहीं कर सकते, घूर्णन गति प्राइम मूवर द्वारा करेंगे तो वो फिक्स रखेंगे, पोलों की संख्या फिक्स है, ए का मान हमेशा लेफ्ट बाइंडिंग वेव बाइंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जब सारी चीज़ें स्थिर हैं तो दोस्तों ईजी भी स्थिर रहेगा, क्योंकि आपको पता है ईजी की जो वैल्यू है वो फ्लक्स के समानुपाती होती है। अब फील्ड फ्लक्स स्थिर क्यों है, क्योंकि फील्ड फ्लक्स चेंजेस नहीं होता, लोड नहीं डाल रहा तो भी फील्ड फ्लक्स क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो दोस्तों जब फील्ड फ्लक्स स्थिर रहेगा तो उत्पन्न होने वाला वोल्टेज भी क्या रहेगा, स्थिर। और उत्पन्न होने वाला वोल्टेज भी स्थिर रहेगा तो ऐसी कंडीशन में मिलने वाला वोल्टेज भी क्या रहेगा, स्थिर। तो आप लोगों से जब पूछ लिया जाए स्थायी चुंबक में प्रकार जनरेटर में वोल्टेज प्रदान होता है या वोल्टेज मिलता है, तो स्थिर वोल्टेज मिलता है। और इसी प्रकार के जनरेटर को डायनामो भी कहते हैं, जो आप लोग ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज करते हो। स्थिर वोल्टेज देता है, चाहे लोड हो चाहे लोड नहीं हो। प्रैक्टिकली अगर बात करूंगा मैं आप लोगों के सामने, तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप, कुछ वोल्टेज में फर्क जरूर आता है, लेकिन आपका जवाब क्या होगा, स्थिर। प्योर स्थिर नहीं होता है,
उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब लोड बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आर्मेचर के अंदर से जो करंट जारी है वो करंट में परिवर्तन होगा, क्योंकि लोड बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, लोड कम होगा तो करंट कम होगा। जब यहाँ पर आपको अच्छी तरह पता है, मैंने कल समझाया था, जो लोड पर वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, ईजी जो उत्पन्न हुआ है उसमें से आर्मेचर में जो खर्च होगा, क्योंकि आर्मेचर में यहाँ पर भी खर्च होगा। कैसे खर्च होगा, क्योंकि आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है और उनमें कुछ ना कुछ तो धारा है। तो कहीं पर भी खर्च वोल्टेज की जब बात की जाए, आपके सामने खर्च वोल्टेज की जब बात की जाए तो खर्च वोल्टेज क्या होता है, कहां पर अगर बात निकाल रहा हूं मैं, आर्मेचर में। आर्मेचर में खर्च वोल्टेज क्या होगा, आर्मेचर में खर्च वोल्टेज क्या होगा बताइए, आई ए इंटू आर ए। कहीं पर भी खर्च वोल्टेज निकालना चाह रहे हो तो आई और आर को मल्टीप्लाई कर दो, तो आई ए इंटू आर ए क्या होगा, खर्च वोल्टेज। और खर्च वोल्टेज जब आप लोग यहाँ पर निकाल लोगे तो खर्च वोल्टेज खर्च होने के बाद ही यहाँ पर डिलीवर्ड करेगा, कितना कम हो जाएगा, आई ए इंटू आर ए। मतलब यहाँ से मान के चलो 100 वोल्टेज उत्पन्न हुआ और आई ए इंटू आर ए की वैल्यू आई 20 वोल्ट, तो 100 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 80। तो 20 कितना हो गया, आई ए इंटू आर ए, आई ए इंटू आर ए। तो ये आप लोगों का क्या होगा, बी एल बराबर ई जी माइनस आई ए इंटू आर ए, बी एल बराबर ई जी माइनस आई ए इंटू आर ए। और ज़्यादा वो निकालना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप भी लिख सकते हो, जो मैंने कल आपको समझाया था, ब्रूस वोल्टेज ड्रॉप। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ सारे वीडियो देखा करो ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। पूरा वीडियो कंप्लीटली वीडियो देखो ताकि आप लोग उसको प्रॉपर समझ जाओ। तो यहाँ पर इतना तो यहाँ खर्च हुआ आर्मेचर पर, ब्रश में वोल्टेज ड्रॉप होता है तो उसको भी निकाल सकते हैं, आप लोग घटा सकते हैं। क्योंकि मान के चलो मैंने कहा 20 वोल्टेज यहाँ खर्च हो गया और एक वोल्टेज यहाँ खर्च हुआ तो कितना हो गया, 22 हो गया, नहीं हो गया, तो उसको घटाओगे नहीं घटाओगे। यहाँ पर अगर ईजी निकालना चाहूँ तो कल बताया था वैसे ही होगा, ईजी निकालना चाहूँ तो वी एल है, इधर पक्षांतरण करूँगा तो प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। किसी को कोई दिक्कत बताइए, आप लोग इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखूँ आप लोगों के सामने ये चीज़ क्लियर होगी कि स्थायी चुंबक प्रकार जनरेटर जो होता है, स्थायी चुंबक प्रकार जनरेटर जो होता है वो फिक्स वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, जो डायनामो के रूप में ऑटोमोबाइल्स के अंदर यूज किया जाता है। और यहाँ पर लोड बढ़ाने के साथ साथ फील्ड फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आता, और फील्ड फ्लक्स में अगर कोई परिवर्तन नहीं आता है तो फ्लक्स में हमारा उत्पन्न वोल्टेज में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ पर वोल्टेज जो रहेगा, उत्पन्न वोल्टेज जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा दोस्तों, स्थिर रहेगा। तो लोड पर मिलने वाला वोल्टेज भी क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। इसको कहाँ यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं एक्साइटर के रूप में, बैटरी चार्जर के रूप में, डायनामो ऑटोमोबाइल्स में। तो वहाँ पर बेसिकली इनका प्रयोग किया जाता है स्थायी चुंबक प्रकार जनरेटर का। अब बात करते हैं दूसरा हमारा जो होता है विद्युत चुंबक प्रकार जनरेटर। क्या क्या लेते हैं, विद्युत चुंबक प्रकार। एक दोस्तों सवाल देख लेते हैं एक छोटा सा यहाँ पर, तब आगे हम विद्युत चुंबक प्रकार जनरेटर की बात करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं करा देता हूँ ताकि जो बच्चे हैं जिनके कुछ डाउट्स हैं, क्योंकि सवाल करने से डाउट्स क्लियर होते हैं, सवाल प्रश्न करने से डाउट्स क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। क्योंकि सवाल तभी कर पाओगे जब आपको नॉलेज होगा। थ्योरी तो आप रट भी सकते हैं, सवाल आप तभी कर सकते हैं जब आप लोगों को कोई चीज़ सवाल कर दिए इट्स मीन आपको थ्योरी समझ में आ गई। सवाल नहीं हो रहे इट्स मीन कहीं ना कहीं आपको थ्योरी आप लोगों को जो पढ़ाया है वो समझ में नहीं आया। ये पक्का प्रूफ है, सवाल हो जाना ही ये पक्का प्रूफ है कि आप लोग उस टॉपिक में निपुण हो गए हो। तो सवाल करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा एक स्थायी चुंबक में, एक स्थायी चुंबक जनरेटर में आर्मेचर रेजिस्टेंस, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं आर्मेचर रेजिस्टेंस 1 ओम है
1 ओम है जो फुल लोड पर 25 एम्पियर की लोड करंट के साथ 200 वोल्ट प्रदान कर रहा है। मैंने उत्पन्न कर रहा है नहीं लिखा है, यहां पर उत्पन्न करना है मतलब इजी आता, प्रदान कर रहा है मतलब डिलीवर्ड कर रहा है, जो कितना है 200 वोल्ट, जहां प्रति ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट हो तो ईजी याद करो, उत्पन्न ईएमएफ याद करो और खर्च से पावर याद करो, खर्च पावर याद करो। दोस्तों कैसे याद करोगे? देखो आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, लोड पर जो मिल रहा है वोल्टेज करंट वो कितना है 25 एम्पियर, 25 एम्पियर के साथ साथ कितना वोल्टेज प्रदान कर रहा है 200 वोल्ट। ब्रश वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो फॉर्मूला लिखो किसका, ईजी का, ईजी बराबर VL माइनस IARA माइनस ब्रश वोल्टेज ड्रॉप। इधर देखिएगा आप लोगों के पास जो ईजी प्लस आएगा क्योंकि आप लोगों ने ईजी याद कर रहे हो। अगर माइनस का बात जब BL याद करते हैं मतलब उत्पन्न हो रहा है तो खर्च घटता जाएगा तभी प्राप्त होगा। जब प्राप्त आप लोगों को दे रखा है, उत्पन्न पूछा है, तो आप लोग जो खर्च हुआ है उसको जोड़ दो, तो प्लस किया आप लोगों ने, तो ईजी BL कितना है आपके पास 200 वोल्ट। अब बताओ IA कितना होगा, IA कितना होगा, मैंने IA नहीं दिया, आप लोगों से कहा 25 एम्पियर की लोड करंट के साथ, मतलब लोड पर है वो करंट, लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था अभी थोड़ी देर, जो आर्मेचर में उत्पन्न होगी वही लोड पर जाएगी क्योंकि बीच में कोई ब्रांच तो नहीं है। करंट आर्मेचर में जितनी उत्पन्न होगी वही लोड पर जा रही है, तो बीच में अगर कोई ब्रांच होती कहीं जाने के लिए तो करंट डेवलप वो होती, तो 25 एम्पियर यहाँ है तो लोड पर भी कितनी होगी 25 एम्पियर ही होगी। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि नहीं है, आप लोगों को ये अच्छी तरह से पता है कि 25 एम्पियर है। तो आइए कितना आ गया 25, RA बोलो 1 प्लस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, वोल्टेज प्रति ब्रश वोल्टेज ड्रॉप कितना है 1 वोल्ट। तो ब्रश कितनी होती है बताओ, आर्मेचर पे लगी हुई 2 ब्रश होती हैं, तो एक ब्रश में 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो 2 ब्रश में कितना होगा 2 वोल्ट, तो कितना हो गया 2। देखो आप लोगों के पास 200 प्लस 25 प्लस 2 कितना हो गया 227 वोल्ट उत्पन्न हुआ। दोस्तों कितना उत्पन्न हुआ 227 वोल्ट, क्या नहीं हुआ 227 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ पर उत्पन्न होने वाले वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 227 वोल्टेज, समझ रहे हैं मेरी बात। अब यहाँ पर पूछा खर्च पावर क्या होगी, खर्च पावर निकालने के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, खर्च पावर निकालने के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। एक तो है I²R से निकाल सकते हो क्योंकि आपको पता है कॉपर लॉसेज के रूप में ही होना है, तो खर्च पावर है I²R, कहाँ पर होगी आर्मेचर पर, क्योंकि और कोई वाइंडिंग इसके अंदर है नहीं है। तो आर्मेचर में कितनी होगी बताओ, आर्मेचर में धारा कितनी है 25, तो 25 का स्क्वायर इंटू आर्मेचर, तो कितना हो गया 625 वाट, क्योंकि ये पावर का फॉर्मूला है वाट। एक तरीका तो ये हो गया खर्च पावर निकालने का, और भी आप लोग देख सकते हैं, और भी क्या देख सकते हैं, आपको पता है आर्मेचर पर खर्च कितना हो रहा है, आर्मेचर पर जो खर्च हो रहा है वो वोल्टेज कितना खर्च हो रहा है 27 वोल्ट, सॉरी
ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दोस्तों, ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पर। तो ब्रुश वोल्टेज ड्रॉप से और निकालेंगे आप लोग, तो यहाँ पर करंट ब्रुश वोल्टेज, ब्रुश पर कितना हो रहा है, ब्रुश पर वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो 2 है, हुआ है, समझ रहे हैं। ये तो आर्मेचर पर खर्च हो गया, क्योंकि आप लोगों को जब आर्मेचर पर ही खर्च होता, लेकिन आप लोगों को अलग से जब ब्रुश का दे दिया है तो उस पर भी वोल्टेज खर्च हो रहा है दोस्तों, उस पर भी क्या हो रहा है, वोल्टेज खर्च। और वोल्टेज खर्च कब होता है, जो रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ ब्रुश पर जो हानियां हुई हैं उसकी भी बात करेंगे। तो कैसे निकालने का फॉर्मूला क्या है वो भी आप लोग निकाल सकते हैं। ब्रुश पर वोल्टेज और ब्रुश पर करंट, ऐसे भी पावर का फॉर्मूला होता है। तो ब्रुश पर वोल्टेज कितना है बताओ, 2 वोल्टेज खर्च हुआ। करंट कितनी जा रही थी, 25, तो कितना हो गया 50, तो कितना हो गया दोस्तों 625, और 50 कितना हो गया 675 वाट टोटल हमारी पावर खर्च होगी। एक तरीका तो ये है, और तरीका भी मैं आप लोगों को समझा सकता हूं। इधर देखिए दोस्तों, यदि आपको उत्पन्न पावर पता लग जाए और प्राप्त पावर पता लग जाए, मैंने कहा उत्पन्न हुई पावर 1000 वाट है, प्राप्त होने वाली पावर 700 वाट है, तो खर्च कितनी होगी 300 वाट होगी ना। उत्पन्न कितनी हुई 1000, प्राप्त कितनी हुई 700, तो 300 कहाँ गई, खर्च होगी। तो उत्पन्न में से प्राप्त को घटा देंगे तो ही तो खर्च बचेगी है। उत्पन्न हुई 1000 लेकिन मिली कितनी 700, इट्स मोर 300 खर्च होगी। तो इसी तरीके से अगर मैं पहले उत्पन्न पावर पता कर लूं, उत्पन्न पावर कितनी है बताओ, उत्पन्न पावर, उत्पन्न वोल्टेज इनटू उत्पन्न करंट, पावर का फॉर्मूला यही होता है। उत्पन्न वोल्टेज कितना है बताओ दोस्तों, 227 इंटू कितना होगा दोस्तों 25, क्योंकि आप लोगों को पता करंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 25। तो ये क्या हुआ हमारा उत्पन्न पावर, तो कितना होगा 25 पंजे 125, 25 दूना 50, 60 और 62, 50 और 56, इतनी वाट उत्पन्न हुई। 5625 वाट उत्पन्न हुई दोस्तों, कितनी हुई 5625 वाट उत्पन्न हो रही है, 5625 वाट उत्पन्न हो रही है दोस्तों, ध्यान रखना। कितनी वाट उत्पन्न हो रही है 5625 वाट उत्पन्न हो रही है। क्यों हो रही है, अरे सॉरी इतनी उत्पन्न नहीं है, मैंने यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 27 है, ईजी कितना उत्पन्न हुआ है 27, 25 लिखिए, कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप लोगों को इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं थी, वैल्यूज 25 लिख दी थी, यहाँ 27 होगी, 27 कर दीजिए आप लोग। ये लो कितना हो जाएगा 25, 125, 175, 17 आएगा, 5 रख दिया दोस्तों, 25 दूना 50, 60 और 67, 6 आ गया, 25, 25 और 6 कितना हुआ, 25 दूना 50 और 6 56, इतना होगा दोस्तों। ये देखो 5675 वाट उत्पन्न हो रहा है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल, वो थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है तो मैंने 225 लिख दिया, लेकिन नीचे देखो आप उत्पन्न पावर कितनी आई थी, 2 वोल्ट और जोड़ा था 227, 227 इंटू 25 किया तो 5675 आ गया, 5675 वाट उत्पन्न हुई है। ध्यान रखना इस चीज़ का थोड़ा सा, एक ऐसा नहीं है कोई इतने लंबे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उत्पन्न पावर पूछ सकता है, खर्च पावर पूछ सकता है। तो 5675 वाट क्या हुई है उत्पन्न। प्राप्त कितनी हुई है बताओ, प्राप्त पावर कितनी है, प्राप्त कहाँ होती है लोड पर। अब आपसे क्या क्या कहा था VL इंटू IL, प्राप्त यही होगा। BL कितना है बताओ, BL कितना है बताओ, लोड पर मिलने वाला वोल्टेज है 200 वोल्ट, लोड पर मिलने वाली करंट कितनी है 25, तो कितना हो गया दोस्तों 5000 वाट, कितना हो गया दोस्तों 5000 वाट, कितना हो गया दोस्तों 5000 वाट। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि मिली कितनी पावर आपको 5000 वाट, उत्पन्न कितनी हुई 5675, 5675। तो खर्च कैसे निकालोगे, खर्च कैसे निकालोगे, जो उत्पन्न हो रही है 5675 में से जो प्राप्त हो रही है 5000,
उसको घटा दोगे 675 आप लोगों का मिल जाएगा। क्या नहीं मिलेगा? यही मिलेगा दोस्तों। और किसी को दिक्कत? एक तरीका और भी बता सकता हूं मैं जो बिल्कुल फटाफट निकालेगा। दोस्तों वोल्टेज में डिफरेंस कितना आया? उत्पन्न वोल्टेज और प्राप्त वोल्टेज में डिफरेंस कितना आया? कितना डिफरेंस आया? उत्पन्न कितना था आप लोग पता है? उत्पन्न था 227, प्राप्त कितना था? 200, मतलब 27 वोल्टेज का डिफरेंस आया। 27 वोल्टेज कहां पर खर्च हो गया? रेजिस्टेंस के कारण। ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल परफेक्ट आप लोग हो जाएंगे हर चीज में। एक तरीका तो ये है, आप कॉपर लॉसेज निकाल लो, ब्रश में लॉसेज निकाल लो, आर्मेचर में लॉसेज निकाल लो, टोटल लॉसेज जोड़ दो। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या? उत्पन्न पावर निकाल लो, प्राप्त पावर निकाल लो, उत्पन्न में से प्राप्त घटा दो। देखो 675 यहीं आया, 675 यहाँ आया। किसी को कोई दिक्कत है? एक तरीका और बताने वाला हूं मैं आपके सामने। देखो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट निकलना चाहते हैं किसी सवाल से। नहीं, तरीका क्यों बता रहा हूं, कहीं कहीं पर हम लोगों को कुछ वैल्यूएशन ऐसी दे रखी होती है जहाँ डायरेक्ट आंसर आ रहा होता है और हम उन्हीं तरीकों को बार बार यूज करते रहते हैं। कोई लंबा तरीका होता है, कोई शॉर्ट तरीका होता है, किसी को कोई समझ में आता है, किसी को कोई समझ में आता है। तो ध्यान रखना, मैंने इसीलिए तीनों तरीके बताए कि तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका ये है कि आप कॉपर लॉसेज निकाल लो, कॉपर लॉसेज भी खर्च पावर के बराबर होंगे। एक तरीका ये है कि उत्पन्न पावर निकालो, फिर प्राप्त पावर निकालो, फिर खर्च पावर निकालो। और सबसे सटीक जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं वो और देखिए आप लोग। एक तरीका और है, वो बहुत सटीक तरीका है। आप वोल्टेज डिफरेंस निकाल लो। वोल्टेज डिफरेंस ऐसे सवालों के अंदर वोल्टेज डिफरेंस कौन सा? वोल्टेज डिफरेंस वो निकाल लो जो उत्पन्न पावर, उत्पन्न वोल्टेज और प्राप्त वोल्टेज में हुआ है। कितना डिफरेंस आ गया बताओ? इस तरह के सवाल जो होते हैं जहां पर शंट वाइंडिंग नहीं होती, वहीं सब इस फॉर्मूले को यूज करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे? देखो उत्पन्न वोल्टेज कितना है? 227, प्राप्त वोल्टेज कितना है? 200, डिफरेंस कितना है? 27 वोल्ट। वोल्टेज इंटू करंट ही हमारी क्या होती है? पावर। इंटू करंट कितना है? 25। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो करके देखना, 675 वाट। वाह, एक छोटा सा V इंटू आई, सवाल सॉल्व। कितना खर्च वोल्टेज? खर्च वोल्टेज, वहां पर करंट भी थी, कितनी थी? 25। खर्च जहां हुआ वहां करंट कितनी थी? 25, क्योंकि आर्मेचर में भी 25 थी और प्रोसेज पे भी 25 थी। अब बोलो आप लोग, एक लाइन में आंसर आ गया ना। लेकिन बताना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है हर चीज को। क्यों? उसका रीजन है कि आपके माइंड को इंक्रीज करना है। अरे सर ने बहुत अच्छा था, मैं डायरेक्ट इस तरीके बता, अरे सर ने बहुत अच्छा तरीका बताया, इसको बता, अरे सर ने लंबा तरीका बताया, इसको बता, अरे नहीं, यूज सारे आते हैं। तो दोस्तों मेरे, आप लोगों को सारे तरीके पता होने जरूरी। हो सकता है आपको उत्पन्न पावर दे रखी हो, करंट वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं दे रखी हो और प्राप्त पावर दे रखी हो, तब क्या करोगे? वोल्टेज की बात ही नहीं कर रखी हो, डायरेक्ट सवाल दे रखा हो। तो तरीके तो आप लोगों को आने चाहिए ना, क्या नहीं आने चाहिए? अरे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो ना यार, कमेंट के द्वारा ही बोल दो हैं। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? मज़ा आया नहीं आया ये बताओ? मज़ा आया या नहीं आया? सवालों से जो डर लगता था वो सवाल आप लोगों के दिमाग में बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं? तो एक बात अच्छी तरह ध्यान रखो, सवाल करना ही इस चीज़ का प्रमाण है कि आप लोग उसको प्रॉपर समझ चुके हो। सवाल नहीं हो पा रहे हैं, मैंने आपको समझाया, छोटे छोटे से सवाल हैं ये। ऐसा सवाल कोई ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें पूछ, मैंने एक ही सवाल के अंदर बहुत सारे सवालों को सॉल्व करवाया है आप लोगों को। और नॉलेज होना जरूरी है, नॉलेज होगा तभी आप लोग बनने वाले क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे दोस्तों, नहीं तो नहीं दे पाओगे। आप लोग कब दे पाओगे आंसर? जब आप लोगों को उस टॉपिक्स का पूरी तरह से नॉलेज होगा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप। इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप इट्स मीन विद्युत चुम्बक प्रकार। अभी स्थायी चुम्बक प्रकार के बारे में बात, विद्युत चुम्बक
प्रकार क्या जनित्र। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप जनरेटर। दोस्तों अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। शायद परमानेंट मैग्नेट आपको शायद समझ में आ गया। कहाँ यूज करते हैं बताओ, चलो कमेंट करके फटाफट बताओ कहाँ कहाँ यूज करते हैं, बताओ फटाफट। हाँ बिल्कुल, एक्साइटर के रूप में, बैटरी चार्जिंग के रूप में, या ऑटोमोबाइल्स में। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे सवाल आ जाएगा निम्न में से कौन सा जनरेटर स्थिर वोल्टेज के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो स्थिर वोल्टेज प्रदान करते हैं उनमें से ये भी है स्थायी चुंबक प्रकार जनित्र। समझ रहे हैं मेरी बात। तो स्थायी चुंबक प्रकार जनित्र जो होता है वो स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए भी यूज किया जाता है। समझ रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक प्रकार जनित्र की अगर बात करें तो विद्युत चुंबक प्रकार जनित्र वो होते हैं जहां पर जो मैग्नेटिक लिया था वहां पर वाइंडिंग लेंगे। भाई स्टेटर का जो प्रयोग कर रहे थे यहाँ पर स्टेटर के रूप में क्या थे, स्थायी मैग्नेट। यहाँ स्थायी मैग्नेट नहीं रहते, यहाँ पर स्टेटर होता है, उसमें स्लॉट कटी रहती है, उन स्लॉटों में क्या होती है, वाइंडिंग्स होती हैं, और उस वाइंडिंग्स को विद्युत धारा देकर फील्ड उत्पन्न किया। अरे किसी कॉइल को विद्युत धारा दी जाती है तो उसके अंदर से क्या उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट डाल रखा है मैंने इसमें, विद्युत चुंबक पूरा कंप्लीटली लेसन डाल रखा है, पढ़ सकते हो। लेकिन समय नहीं है आपके पास पढ़ने के लिए। क्या नहीं है, समय। समझ रहे हैं मेरी बात। मेरे पास समय है पढ़ाने के लिए, लेकिन आपके पास नहीं है समय पढ़ने के लिए। आप लोगों की आदत से लाचार हो। किससे, आदत। मैं ये कह रहा हूँ आप लोग 2 बार देखो ना, 3 बार देखो ना, देखते क्यों नहीं हो, हैं? क्यों नहीं देखते हो? किसी ने मना किया है? अगर किया है तो ऐसे बताओ। तो दोस्तों विद्युत चुम्बक की बात अगर करते हैं तो वो आप लोग पढ़ सकते हो। विद्युत चुम्बक कैसे बनाया जाता है, किसी कॉइल में जब विद्युत धारा दी जाती है, किसी कॉइल में जब विद्युत धारा दी जाती है तो वो विद्युत धारा जिस स्रोत से देते हैं वो विद्युत धारा मैग्नेट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। कॉइल किस में कन्वर्ट कर देती है, मैग्नेट एनर्जी में। मैग्नेट एनर्जी मतलब चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर दी जाती है। एक बात ध्यान रखना, ये ऊर्जा ही है, सब खेल सारा ऊर्जा का है। विद्युत ऊर्जा देंगे तो चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, चुंबकीय ऊर्जा को काटेगा हमारा क्या, कंडक्टर, तो उस कंडक्टर को फिराने के लिए मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। वो फ्लक्स को काटकर क्या उत्पन्न कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप कर देगा। तो आप लोगों ने जनरेटर को घुमाने के लिए भी कहीं से ऊर्जा दी है? एक एनर्जी मैग्नेट एनर्जी है, घुमाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी भी चाहिए, और यहाँ पर काटने के लिए फ्लक्स चुंबकीय एनर्जी भी चाहिए। दोनों एनर्जियों के मिश्रण से ही हमारी क्या बनेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। अगर आप घुमाते रहो, चलो घुमाते रहो, आप लोग मैग्नेट एनर्जी मत दो, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाएगी क्या, नहीं होगी। हाँ, फ्रैक्शन से कुछ चार्जेज जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, ऐसी बात नहीं है, फ्रैक्शन से होते हैं, लेकिन बेसिकली नहीं हो पाती है। ध्यान रखना, दोनों एनर्जियों की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करने के लिए मैग्नेट एनर्जी की भी, और हमारी किसकी, मैकेनिकल एनर्जी की भी। समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग मैग्नेट ऊर्जा मिलेगी, उस मैग्नेट ऊर्जा को हम लोग किसी कंडक्टर द्वारा काट कर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैग्नेट एनर्जी भी किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही परिवर्तित रूप होता है यहाँ पर देखा जाए तो। किसमें, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, विद्युत चुंबक प्रकार। नाम से मतलब विद्युत चुंबक मतलब विद्युत से बनाया गया चुंबक। अब ये विद्युत चुंबक बनाया कैसे है, अगर बाहरी स्रोत से हम दे रहे थे तब तो पृथक उत्तेजित जनरेटर कहला रहा था। अगर दोस्तों कोई आर्मेचर है, वो आर्मेचर मैंने यहाँ लगाया, और उस आर्मेचर के अंदर से अगर 10 एम्पियर की उत्पन्न हुई, यहाँ पर लोड लगा दिया, क्योंकि लोड पर तो मुझे सप्लाई लेनी है। आर्मेचर को घुमाया और आर्मेचर के अंदर जो विद्युत धारा उत्पन्न हुई उसमें से 1 या 2 एम्पियर विद्युत धारा तो किधर गई
सॉरी, फील्ड कॉइल की तरफ। क्षेत्र कुंडलन, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्र कुंडलन। कल एक विद्यार्थी पूछ रहा था सर फील्ड कॉइल को क्या बोलते हैं, कंडक्टर कॉइल को क्या बोलते हैं? तो फील्ड कॉइल को बोलते हैं क्षेत्र कुंडलन है, और कंडक्टर बाइंडिंग्स को क्या बोलते हैं? चालक कुंडलन। बाइंडिंग मतलब कुंडलन, चालक मतलब कंडक्टर मतलब चालक। समझ रहे हैं? तो एक बात बताओ, अब देखो यहाँ से 10 उत्पन्न हुई, 2 इधर गई, तो किरचॉफ का धारा नियम जानते होंगे, 8 एम्पियर इधर मिल जाएगी, जो किस पे मिलेगी हम लोगों को दोस्तों? लोड पर मिलेगी। किस पर मिलेगी? लोड पर। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की अब आपको आवश्यकता है, थोड़ा सा माइंड लगाने की अब आपको आवश्यकता है। क्या दिमाग लगाने की? कि सर आर्मेचर के अंदर तो तब विद्युत धारा उत्पन्न हुई होगी जब आर्मेचर ने फ्लक्स को काटा होगा। तो मुझे ये बताओ पहले फ्लक्स होगा या पहले धारा होगी यहाँ पर? अरे पहले फ्लक्स चाहिए तभी तो आर्मेचर फ्लक्स को काटेगा, और फ्लक्स आएगा कहां से बताओ? फ्लक्स आएगा कहां से? अगर फ्लक्स नहीं है तो पहले विद्युत धारा कैसे उत्पन्न हो जाएगी? और आप विद्युत धारा इसको तब दे पाओगे जब उत्पन्न होगी, है ना? सोचने वाली बात। तो कौन जवाब देगा बताओ? मैंने ऐसा नहीं है इसके बारे में डिस्कस किया कल। आप ये नहीं कह सकते कि सर आप लोगों ने बताया नहीं। कल मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि कहाँ से आएगा फ्लक्स। स्टार्टिंग में खरीद के लाएंगे मार्केट से, ये दुकानदार से खरीद लाएंगे हैं? अब सामने होता तो लठ चला देता, लेकिन दूर बैठे हुए मोबाइल में देख रहे हो, कैसे गाली भी नहीं दे सकता लाइव में हैं? सामने होते तो बताता, अगर जवाब नहीं आता तो। विद्यार्थी जानते हैं, कई बच्चे तो ये भी कह देते थे सर आप लोगों से जब नहीं आता है तो डांटते हो, डर लगता है? ऐसा नहीं है, डरते नहीं है। मैं सिर्फ डांटता इसलिए हूँ ताकि आप लोग अपने माइंड को स्थिर रखें। मैं क्लासेज में हर चीज़ के लिए ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों के सामने आप क्वेश्चन पूछते थे, गुस्सा हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है उसका जवाब नहीं देता था। मैं उसका जवाब देता था। उन्हीं हो सकता है मैं उस टॉपिक को पढ़ाते पढ़ाते उसका जवाब देता, लेकिन उसका जवाब ऐसा नहीं है। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैंने टॉपिक को गुमराह करके आगे बढ़ गया। जवाब मैंने दिया है, लेकिन डांटना भी बहुत ज़रूरी है। डांटना क्यों नहीं, और पूछना भी बहुत ज़रूरी है। पूछना भी बहुत ज़रूरी है और डांटना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है डरते तो हो नहीं तुम, निकल बाहर देखूंगा तुम्हें, लेकिन अब कैमरे पे कहाँ से देखोगे हैं? बस कमेंट में गाली मत दे देना, यही डर लगता है तुमसे। तो सॉरी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों क्या कह रहा था मैं आपसे? फील्ड वाइंडिंग में स्टार्टिंग में फ्लक्स कहाँ से आएगा बताइए? स्टार्टिंग में जो फ्लक्स आएगा फील्ड वाइंडिंग में वो रिड्यूस फ्लक्स कहलाता है, जो अवशिष्ट चुंबक कहते हैं। कुछ याद आया होगा अब आप लोगों को? कल मैंने बताया था कि स्टेटर और आर्मेचर सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं, और स्टील का प्रयोग परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए किया जाता है। स्टील का ये नेचर रहता है, स्टील की ये प्रकृति रहती है कि अगर उसको चुंबकीय गुण के संपर्क में लाया जाए, मैग्नेट गुण के संपर्क में लाया जाए, तो वह कुछ चुंबकीय गुण अपने अंदर रख लेता है। मैग्नेट गुण से, सपोज कर लो ये एक मैग्नेट है, ये क्या है? मैग्नेट। ये एक स्टील की कोई चीज़ है, इस मैग्नेट के मैंने चिपका दी। जैसी चिपकाई अब ये भी एक मैग्नेट की, आप लोग किसी चुम्बक से लोहे की कोई चीज़ निकालते हो तो लोहा भी एक चुम्बक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। लेकिन उस स्टील की चीज़ को, सपोज कर लो ये आलपेन है जो चुम्बक के चिपका रखी है, चुम्बक के चिपकी, अगर इससे दूसरी आलपेन चिपकाऊंगा तो चिपक जाएगी क्या? नहीं चिपकेगी? चिपकेगी ना। अगर मैं उस आलपेन को हटा देता हूँ, अगर इस आलपेन को मैंने हटा दिया और हटाकर दूसरी आलपेन के चिपकाना चाहा, तो आप क्या देखोगे कि यार ये भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगे। हालांकि इतनी पावरफुल नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसके चिपकेगी। इसके अंदर कुछ समय के लिए चुंबकीय गुण बना रहा या नहीं बना रहा, बना रहा या नहीं बना रहा,
यही कहलाता है अवशिष्ट चुंबक। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? अवशिष्ट चुंबक। चुंबकत्व कह सकते हो आप लोग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिड्यूस फ्लक्स। स्टील के अंदर ये बहुत लंबे समय तक बना रहता है, लोहे के अंदर, आयरन के अंदर ज्यादा समय तक नहीं बना रहता। सिलिकॉन स्टील का इसीलिए बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील का इसीलिए बनाते हैं स्टेटर, ताकि ये लंबे समय तक, बहुत दिनों तक अगर डीसी जनरेटर, बहुत दिनों तक अगर डीसी जनरेटर हम स्टार्ट नहीं करें, चलाए नहीं, तो हम क्या देखते हैं कि उसको स्टार्ट करने के बाद वो ईएमएफ डेवलप नहीं करता है। फिर हम लोग को किसी बैटरी वगैरह से कि उसके फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट करना पड़ता है, ताकि जैसे ही बैटरी वगैरह से शॉर्ट करेंगे उसके अंदर धारा जाएगी तो फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स लगेगा तो वो अपशिष्ट चुंबक को स्टोर कर लेगा और फिर फ्लक्स निकालेगा, उसी फ्लक्स को काट कर इसके अंदर ईएमएफ डेवलप होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ध्यान रखना इस चीज़ का। आप कभी एक्सपेरिमेंट करना कि 2 महीना 1.5 महीने से अगर किसी जनरेटर को नहीं चलाया तो वो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वैसे मॉडर्न जनरेटरों में तो एक सोर्स लगे रहता है ऑलरेडी, तो ऐसी समस्या नहीं आती, लेकिन फिर भी पुराने जो जनरेटर थे जिनमें सोर्स नहीं लगा रहता था उनमें दिक्कत आती थी। और दूसरी, आजकल जो जनरेटर आते हैं उनमें क्या होता है कि पहले से ही हमारे जो सिलिकॉन स्टील का जो बनाया जाता है उसमें से पहले से ही रिड्यूस फ्लक्स रख दिया जाता है। मतलब इस तरह के मटेरियल लिया जाता है जिसके अंदर पहले से ही परमानेंट मैग्नेट के रूप में रख दिया जाता है। कुछ मैग्नेट को हमेशा जब बनाते हैं ना जनरेटर को, तभी उसके अंदर से रख दिया जाता है थोड़ा बहुत, जो कभी समाप्त नहीं होता है। मतलब उसके अंदर कुछ मैग्नेट मटेरियल्स या मैग्नेट की कुछ मात्रा मिला दी जाती है, जिससे उसके अंदर क्या होगा, वो समाप्त नहीं होता है ज़्यादातर जनरेटर, लेकिन फिर भी स्टोर करता रहता है। जब हम लोग बार बार चलाते हैं तो स्टोर करता रहता है, जिससे वो चलता रहेगा। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं अवशिष्ट चुंबक की, तो अवशिष्ट चुंबक जो होता है वो यहाँ से निकलेगा और जैसे ही हम प्राइम मूवर को घुमाएंगे, इस आर्मेचर को घुमाएंगे, अवशिष्ट चुंबक को काटेगा और यहाँ से धारा बनेगी। लेकिन स्टार्टिंग में फ्लक्स बहुत कम होगा, अवशिष्ट चुंबक तो ज़्यादा फ्लक्स थोड़ी होता है, बहुत कम होता है। और बहुत कम होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर ईएमएफ भी, क्योंकि आपको पता है ईएमएफ का सूत्र क्या बताओ, phi/N/P/60 है। जब फ्लक्स कम होगा तो ईजी भी तो कम होगा है, और ईजी कम होगा तो धारा भी कम होगी। जब कम धारा होगी तो हम क्या करते हैं, अगर शंट जनरेटर तो लोड पर, ऐसा जनरेटर कोई, इस जनरेटर की बात कर लेता हूं, तो हम लोड को ओपन कर देते हैं स्टार्टिंग के टाइम पर, क्योंकि यहाँ जानी जरूरी है धारा। अगर हमने लोड कनेक्ट कर रखा तो जितनी उत्पन्न हुई है धारा वो लोड पर ही आ जाएगी, इधर जाएगी नहीं, बहुत कम जाएगी, क्योंकि इस तरह का जो जनरेटर होता है इसका फील्ड रेजिस्टेंस हाई होता है, सीरीज होता है, उसका नहीं होता। हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। अब जब इधर चलेगी, अब इसके अंदर धारा, पहले से कुछ फ्लक्स है, जब धारा गई तो इसके अंदर और ज़्यादा फ्लक्स बनेगा, तो और ज़्यादा फ्लक्स निकलेगा, उसको ये काटेगा तो और ज़्यादा धारा उत्पन्न होगी, और फिर हम लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जनरेटर आसानी से चल जाता है। इस तरह से जनरेटर क्या हो जाता है, आसानी से। तो इस प्रकार के जनरेटर दोस्तों क्या कहलाते हैं हमारे, बताइए क्या कहलाते हैं, स्थायी विद्युत चुंबक प्रकार जनरेटर। क्या कहलाते हैं, विद्युत चुंबक प्रकार जनरेटर। डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब सारे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, ये जनरेटरों के प्रकार, वो विद्युत चुंबक प्रकार जनरेटरों के बारे में ही पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, विद्युत चुंबक प्रकार जनरेटर, जो मैंने कल आप लोगों को बताए थे, 3 प्रकार के बताए थे। एक तो श्रेणी जनरेटर, दूसरा शंट जनरेटर, तीसरा कंपाउंड जनरेटर। इनके बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों 2 मिनट में आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे, सवाल भी करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एसआरटीसी ऐप पर आप लोगों को कोर्स डाल दिया गया है, स्टेज फर्स्ट का और वो स्टेज सेकंड का, दोनों का ही कॉमन है जो कोर्स अभी डाला गया है। वो कोर्स में इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ में एक वीडियो और डाल के, अभी धीरे धीरे डेली उसमें 2 या 3 वीडियो डाल के मैं उस कोर्स को पूरा कंप्लीट कर दूँगा। बाकी के अब आप लोग उस पर कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स की जो फीस रखी गई है वो
1499 रुपये की रखी गई, लेकिन उसमें SRTC बी के नाम से प्रोमो कोड डेवलप है। कई ऐसे विद्यार्थियों के नाम से प्रोमो कोड डेवलप किए गए जो यहाँ पर पढ़ के गए, जो गवर्नमेंट जॉब लग चुके, उनके प्रोमो कोड भी उसके अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे। वो प्रोमो कोड का यूज करके, अगर आप लोग कोई विद्यार्थी जानकार नहीं है तो आप लोग SRTC बी के जो प्रोमो कोड दिखा है, BKN होगा या BK होगा मुझे कंफर्म नहीं, तो जो दिखेगा उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी विद्यार्थी को के जानकार हैं उसके थ्रू आप लोग लेना चाहते हैं तो वो भी प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। उस प्रोमो कोड का यूज करोगे तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए, 50 स्टूडेंट के लिए। इट्स मीन 500 रुपये का जब डिस्काउंट मिलेगा तो ये कितने का हो जाएगा, 999 रुपये का। कितने का हो जाएगा दोस्तों, 999 रुपये का आप लोगों को कोर्स हो जाएगा, जिसमें लगभग 200 आवर की क्लासेस, लगभग 100 आवर की डाउट क्लियरेंस लाइव क्लासेस, टॉपिक टेस्ट, PDF अवेलेबल होगी। हालांकि PDF के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये आपको आलसी बनाती है। क्या बनाती है, आलसी। आप खुद के हैंड राइटिंग में अच्छे नोट्स बनाएं, आपको आराम से पढ़ाया जा रहा है खुद के हैंड राइटिंग में। ये PDF डाउनलोड कर लोगे, इस PDF को कभी नहीं पढ़ने वाले तुम, और मोबाइल पे ज़्यादा बैठ रहोगे तो अंधे भी हो जाओगे। इससे बढ़िया ये है कि SRTC की बुक है, नई बुक लॉन्च हो चुकी थी लेकिन लॉकडाउन लग गया था। न्यू बुक जो पहले बुक थी उसको अपग्रेड किया बुक को, और लगभग 200 प्लस न्यू पेज ऐड किए उसमें। लगभग 20 क्वेश्चन पेपर आपको उसके अंदर डाले एक्स्ट्रा गए, जो DMRC में आए, जो अलग से जो क्वेश्चन आए, और जिनमें से 5-7 क्वेश्चन पेपर ऐसे हुए जिनका सॉल्यूशन भी है उसके साथ। लगभग 400-450 पेज की बुक है, काफ़ी बड़ी बुक है, जिसको आप पढ़ लोगे तो शायद आप लोगों को कोई और बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। और एक बुक और निकालेंगे आप लोगों जिसमें टेक्निकल हेल्पर वगैरह और सारी एग्जामिनेशन के, क्योंकि बहुत बड़ी बुक हो गई थी इसलिए उसके अंदर नहीं जोड़े वो बुक, क्योंकि इस तरह का इतनी बड़ी कुछ बुक आप विद्यार्थी नहीं ले पाता है। बेसिकली अगर कोई बुक लेना चाहता है और यह कोर्स लेने में उसे कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो विद्यार्थी 9352 666 951 पर व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकता है। मैं आपको फ्री होते ही कॉल बैक कर लूँगा। आपको बुक लेनी है तो बुक का चार्जेज है 200 रुपये। बुक आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। घर तक पहुंचाने का एक्स्ट्रा चार्ज 100 रुपीज़ लगेगा आप लोगों का, जो पोस्ट चार्ज रहेगा, जो किसका रहेगा, पोस्ट चार्ज। इस तरह से 300 रुपये की अगर मार्केट से परचेज करोगे तो वही 300-350 की आप लोगों को वो बुक मिलेगी। मार्केट टॉप फाटक पर भी मिल सकती है, कई बुक डिपो हैं जिनके पास वो बुक मिल जाएगी, लेकिन वही 300-350 रुपये की मिलेगी। उससे सस्ती आप लोगों को क्या हो जाएगी, पोस्ट घर पे आप लोगों के आ जाएगी। आप लोग बुक्स अगर लेना चाहते हैं तो वो कमेंट करके व्हाट्सएप पे जो दिया गया नंबर है उस पर आप लोग अपना एड्रेस भेज सकते हैं, और 300 रुपये इसी नंबर पर फ़ोनपे या पेटीएम करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज सकते हैं। समझ रहे बात, जो आप लोगों ने 300 रुपये पेटीएम या फिर जो किया है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपका एड्रेस विथ पिन कोड आप लोग, आपके पास 3 या 4 दिन में कोरियर कर दी जाएगी, जो आप लोगों के पास पहुंच जाएगी बुक। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये अच्छा लगा है आप लोगों को वीडियो, और आप लोगों को चैनल मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाएं। धन्यवाद। बाकी के हम लोग वापस से कल मिलते हैं, और ऐप पर जो लेना चाहते हैं वो ऐप पर ले सकते हैं। पुराने विद्यार्थी ऐसे हैं जो जॉब लग चुके हैं, वो अपना प्रोमो कोड डेवलप करवाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। टेस्ट सीरीज भी डाली हुई है, NTPC की टेस्ट सीरीज डाली हुई है, और JVNL और UPPCL की भी टेक्निकल टेस्ट सीरीज डाली हुई है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों। बाकी का कल मिलते हैं इसी टाइम पर। धन्यवाद।